नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एंड शो। और H1B वीजा के जो नियम बदले गए हैं, $1 लाख की फीस लगाई गई है वन टाइम। उसमें पहले दिन काफी धमाका हुआ, लेकिन बाद में जो क्लैरिटी आई उससे काफी राहत मिली है। वन टाइम फीस है और भी अप्लाइड है, उसमें लगेगी, तो एक तरीके से थोड़ा सा रियायत मिली। लेकिन जैसे कि हमने अपने शोज में पहले भी कई बार कहा है कि यूएस जो है, जिस तरह से कदम उठा रहा है उससे एनआरआईज टारगेट हो रहे हैं। मे बी इसलिए हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे है तो ज्यादा इम्पैक्ट उन पे आता है, या इंटेंशनल है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इम्पैक्ट इंडियंस पे बहुत आ रहा है। और उसकी वजह से हमारी आईटी कंपनियों को काफी दिक्कत भी होगी आने वाले समय में। लेकिन H1B की क्लैरिटी के बावजूद अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑफिंग है, आने वाली हैं, क्योंकि और बहुत तरीके के वीजाज यूएस की तरफ से आते हैं, जिसमें F1 है स्टूडेंट का वीजा, फिर L1 है एक कैटेगरी, फिर एक EB1 2 3 4 बहुत सारे हैं। तो उनमें भी बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए आज हम इस चर्चा को लेके आए हैं। जैसा कि हमने H1B पे आपको बहुत पहले बता दिया था कि वहां पे रूल्स बदलने वाले हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं अमेरिका से, जिनके साथ हमने पिछली बार H1B पे चर्चा की थी और वो खबर बिल्कुल सच निकली थी। काफी दिक्कतें हुई, लेकिन चलिए कुछ तो राहत थी कि कुछ क्लैरिटी आई। तो डॉक्टर धीरज, कुछ तो क्लैरिटी आ चुकी है, लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हमें जानना जरूरी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ H1B वीजा? देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप तो जानते ही हैं, हमने जैसे ही वो न्यूज़ आई थी उसके बाद भी एक रिकॉर्डिंग की थी, बट थिंग्स गॉट सो फास्टली चेंज्ड बैक एंड फोर्थ, अनबिलीवेबल, व्हिच इज अ गुड साइन कि वो दैट न्यूज़ बिकेम ऑब्सोलीट, सो देयर वाज नो पॉइंट। पर आपकी बात बिल्कुल सही है। H1B वीज़ा देखिए, हमें एक ज़ूम आउट करके एक छोटा 30,000 फीट अगर हम इसका वो लेंगे, तो ये 90s में शुरू किया गया था और टेक सर्विस के लिए था, जो हमने आपके पहले शो पे भी बताया था। टेक और स्टेम फील्ड्स के लोगों के लिए तकरीबन 85,000 इशू होते हैं, जिसमें से 72% एज ऑफ द नंबर्स लास्ट ईयर इंडियंस को गए, तकरीबन 11 साढ़े 11% चाइना को गए। इनके टॉप एम्प्लॉयर्स हमको पता ही है, Amazon 10,000, and then you have TCS is number 2, then you have Apple and so on and so forth. सारी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग Nvidia, Deloitte, आप कुछ भी उठा लीजिए। मैटर ऑफ फैक्ट आज ही Nvidia के सीईओ का मैसेज भी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे ये रॉन्गली इम्पैक्ट करेगा हमारी इंडस्ट्री को, सो इट शुड नॉट बी देयर। लेकिन अगर हम इस पे आए तो इनिशियली फीस कितनी होती थी? तकरीबन 2,000 से 8,000 मैक्सिमम, अगर आप एक्सपेडाइट भी करना चाहते हैं। और अब जो हुआ है, जो स्थितियां पहले थी वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। अब जो इन्होंने किया है वो ये है 100,000 आपको एक एक्स्ट्रा वन टाइम फीस। आई रिपीट माई सेल्फ, एज ऑफ नाउ इट इज वन टाइम फीस। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अमेरिका में देखिए, H1B के जो स्टूडेंट्स, जो भी लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, एवरेज में 80 हजार आप पकड़ लीजिए। एक अगर आप रेंज उठाएं, एवरेज थोड़ा सा कम ज्यादा भी है, 80,000 से 180 170, तकरीबन उस रेंज के अंदर मोस्ट ऑफ देम फॉल। मीन अगर आप पकड़ेंगे, मीन मीडियन, तो 157,000 एज ऑफ द डाटा 224 जो इनकी सैलरीज हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मुझे एक इनिशियल लेवल का टैलेंट चाहिए, देखिए ये भी हम इस पे आएंगे, वो हमने पहले शो पे भी किया था, बट आई विल शेयर इट अगेन। तो क्या मैं एक ऐसे पर्सन को हायर कर सकता हूं जो कि अमेरिका से मुझे 30% डिस्काउंट पे मिले? उसकी एफिशिएंसी शायद, अगेन इट्स अ क्वेश्चनेबल पॉइंट, शायद अच्छी हो, शायद ना हो। लेकिन क्या मुझे क्योंकि जब कोई वीजा पे आता है तो उसका पूरा इकोसिस्टम वीजा से लिंक्ड है, तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है परफॉर्म करने का। वर्सेस अगर आप एक ऐसे पर्सन को लाएं जो इंडिपेंडेंट है, हु हैज नो वीजा इश्यूज लाइक ग्रीन कार्ड और सिटीजन। सो ये तो फैक्ट है, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, ऑब्वियसली सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर देयर, बट दैट्स एन नॉट द नॉर्म। तो अब क्या मैं $1 लाख और देके 157,000 की जॉब दे दूंगा इस पर्सन को? हेयर इज अ $1 million क्वेश्चन। अब वो जॉब के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनको हर साल ये रिन्यू करना है और तकरीबन 6 साल तक आप H1B पे नो प्रॉब्लम रह सकते हैं। अगर आप 6 साल का ब्रेकआउट देख लीजिए, तो तकरीबन तकरीबन एक कंपनी को आप समझिए 15,000 गिव एंड टेक एक्स्ट्रा पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता एक इन अ स्कीम ऑफ थिंग्स एक बड़ी फीस या एक बड़ा इशू आएगा। और दूसरी बात ये है, जो यहाँ पे H1B वीजा पे आते थे, वो वन एम्प्लॉयर टू अनदर जंप करते थे।
अब वो ईज ऑफ जंपिंग भी चेंज होगा क्योंकि नॉर्म्स आर गेटिंग स्ट्रिक्टर। तो एक तो कमिटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर 6 year is way more stronger now after this rules if you look deep into the analytics versus they were before. So कंपनी अगर एक किसी एम्प्लॉय से उसको लग रहा है कि अगले 1-2 साल में इसके टैलेंट बहुत है और मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, जैसे IIT IIMs के ग्रेजुएट्स एवरेज पे, हमारी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बताया 40-35 हजार का स्टार्टिंग पैकेज है इंडिया में और 1,10,000 का यूएस में अगर आप आए IIT IIMs के पैकेज के साथ USD पर ईयर। तो क्या मैं उस आदमी को $15-20,000 का खर्चा एक्स्ट्रा पर ईयर अगर मैं पैन आउट करूं 6 year पे कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली, अगर हम उस सेंस में देखें। लेकिन अगर मैं किसी डाटा एंट्री जो एनीवे एआई ले रहा है, वो उस लेवल की जॉब्स पे किसी को मैं ला रहा हूँ, पहली बात तो आप उसके लिए ह्यूमन को ही क्यों एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ला ही रहे हैं उसको, तो क्या आप 30-40-50,000 देकर यहीं के आदमी को ट्रेन कर सकते हैं? तो वो एक निश एरिया है, एक एरिया है जिसके ऊपर ट्रम्प इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं, ताकि इनिशियल जॉब्स जो इनिशियल एंट्री लेवल जॉब्स हैं, उसमें एक तरीके का डिटरेंट मिले कंपनीज को टू हायर फॉरेन ग्रेजुएट्स वर्सेस यूएस ग्रेजुएट। इसमें एक और स्क्यूड इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स तकरीबन 4.2 4.1 के करीब है। अगर आप जॉबलेसनेस नंबर देखें 3.75 टू 4.2, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स के नंबर देखें तो वो 6 टू 6.4 के करीब है, डिपेंडिंग आप किसको उठाएंगे। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रेशर बहुत है सरकार पे टू क्रिएट न्यू जॉब्स और क्लियर अप सम जॉब्स व्हिच वर टेकन बाय नॉन यूएस सिटीजंस और नॉन ग्रीन कार्ड होल्डर्स। सो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प एक दिन रात को उठे और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, ये पहले से पॉलिसी थी कि हम अपने स्वदेशी, और टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप एक कंट्री के लीडर हैं, आपकी फर्स्ट लॉयल्टी अपने लोगों की तरफ है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो वो उस सेंस में देख रहे हैं। लेकिन इसका एक सेकंड पॉइंट देखिए कि अगर आप एक मिड लेवल पर्सन है जो इंडिया में 5 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं एनुअली या 10 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं, तो 100,000 तो वो अपनी पॉकेट से पे कर देंगे, वो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अच्छी जॉब इंडिया, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई में कर रहा है, 1 करोड़ ले रहा है या व्हाटएवर, उसके पास खुद की सेविंग्स हैं, तो वो इसको वन टाइम ऑब्स्टिकल समझ के can he volunteer and pay it? Companies have no problem. You can pay your own visa, you can hire your own lawyer. इनिशियली जो फीस होती है वो कंपनी देती है, आप उन्हें बिल कर सकते हैं। आप मोस्टली पीपल गो थ्रू कंपनीज लॉयर, डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है क्योंकि होलसेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दे आर कंफर्टेबल। बट H1 पे आप अपना लॉयर भी हायर कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। तो टेक्निकली स्पीकिंग रेजिंग 100,000 which is somewhere around what 88 lakh rupees for a professional well to do person in India is no big deal। और इसको spread in 6 years, करेक्ट, और वन टाइम, वो बहुत बड़ी क्लैरिटी, क्योंकि जो हमने पहले बात की थी उस पे पर ईयर 100,000 नो कंपनी विल टेक इनिशियल लेवल पर्सन। लेकिन माइंड यू, वो जो लुटनिक ने बात बोली वो गलत नहीं थी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दैट इज कमिंग नेक्स्ट, मे बी नॉट 100,000, मे बी 50,000 रिन्यूअल फीस और 25,000, दैट मे बी कमिंग नेक्स्ट। और एक और चीज जो मुझे लग रहा है लॉजिकली अगर आप स्पीक करें तो इसमें कोई H1 का कोई लिमिट नहीं है, आप 60,000 वाले को हायर कर लीजिए, 200 को कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन द क्वेश्चन विच ट्रम्प ऑल्सो सेड एंड आई काइंड ऑफ स्लाइटली एग्री कि हमें जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसको अगर कंट्री में लाना है 100% वी शुड गेट। एंड आई डोंट listen to his word. He said, I don't see a big company not being able to pay that cost of gold visa. So उनका थ्रेशोल्ड गोल्ड वीजा है। इवेंचुअली ये कंपनीज को इनहिबिट करना चाहते हैं कि एंट्री लेवल पे बाहर के लोगों को ले। अगर आप अपर मिड लेवल और अबव लेवल, अपर मिड मतलब $500,000 से आप समझिए मिलियन, एंड मिलियन प्लस के अगर आप लोगों को ला रहे हो, तो व्हाई डोंट यू पे द गोल्ड वीजा अमाउंट टू द गवर्नमेंट, and then that amount could be split between the employee and the employer because it gives the green card to the entire family right away. There is no wait. So I see the way the things are going. I am pretty sure इसको थोड़ा वो और stringent करेंगे और इनिशियल लेवल जॉब एंट्री को बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट मिलेगा। ये जीनी इज आउट ऑफ द बॉक्स, इसको रोक नहीं सकते। धीरज, अब तक की जो क्लैरिटी है वो ठीक है, दो बातें आप नहीं बोल रहे हैं। एक ये बोल रहे हैं कि रिन्यूअल के समय अभी कुछ नहीं है, क्लैरिटी है ये,
लेकिन आ सकता है, वो राइट, ओपन एरिया है। पहला करेक्ट, रेड अलर्ट वो है। दूसरा रेड अलर्ट ये है कि एक सर्टेन लेवल तक की सैलरी को ही H1B क्राइटेरिया एलिजिबल, मिलेगा। वो हो सकता है $1.5 लाख कर दें, $2.25 कर दें, राइट, कि इतने से ऊपर है तो ही मिलेगा H1B। $1.5 लाख तक की जॉब आपको लोकल्स को देनी पड़ेगी, राइट? करेक्ट, करेक्ट, तो क्योंकि ये मीन दो दो कंसर्न है अभी। करेक्ट, मीन हाउस होल्ड इनकम 134,000 है यूएस के अंदर एज ऑफ लास्ट ईयर्स डाटा, और इन्फ्लेशन आपको पता ही है बढ़ रही है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मैटर ऑफ फैक्ट अभी पावल का स्टेटमेंट भी आया था हमारे फेडरल गवर्नर का, कि इट्स अ वेरी डाइसी थिंग, उनकी जॉबलेसनेस इज ग्रोइंग, इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग, आई डोंट वांट टू कट द रेट बट आई मे हैव टू कट द रेट, आई थिंक द नेक्स्ट रेट कट इज कमिंग। तो यहाँ पर भी अपने अपने खुद के मुल्क में अमेरिका में भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए इमिग्रेशन को एज अ टूल यूज करके देखा जा रहा है। ये बात सही है। एंड थर्डली आप ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि गोल्ड वीजा की तरफ लोगों को ले करेक्ट, जाया जाए, करेक्ट, कि आप यहाँ आना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो। उसके दो पर्पस सॉल्व होंगे मेरे हिसाब करेक्ट, से, कि करेक्ट, एक तो आप बहुत ही टैलेंटेड और हायर पेड जॉब में लेके आएंगे, और जब हायर पेड में लेके ही आ रहे हैं तो गोल्ड वीजा लीजिए। एब्सोल्युटली, ये इरादा है उनका। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यही उन्होंने जब मैटर ऑफ फैक्ट उसको लॉन्च किया था, उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई हम चाहते हैं, पहले वो 5 मिलियन बोल रहे थे, बट अब वो कह रहे हैं ट्रम्प, एक तो है गोल्ड कार्ड जो कि तकरीबन 1 मिलियन का है, और एक है ट्रम्प कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जो कि 2 मिलियन पर एम्प्लॉय का है, और एक प्लैटिनम कार्ड है जो कि 5 मिलियन का है। तो ये अलग अलग रेंज के अंदर वो ला रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, बोलना नहीं चाहिए, मैं ये बात पॉइंट आउट करना चाह रहा था, पहले भी हमने की थी, ये क्यों आया ये समझना जरूरी है। 2 रीजन है। पहली बात, H1 में जो मार्को रूबियो ने बात बोली, वो उसमें कुछ तो सच्चाई है कि बहुत बड़ा स्कैम भी चलता है। एक आदमी के नाम पर 5-5 एप्लीकेशन डाली जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट भारत है, वेरी ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि H1 इज फॉर एवरीबॉडी। फिनलैंड के आप आदमी हैं, आपको आईटी में जॉब मिली, साइबर सिक्योरिटी, आई विल गिव अ नेम ऑफ अ कंपनी, क्राउड स्ट्राइक, आपका पैकेज है 180,000। अब आप लॉटरी में बैठिए, मार्च में अप्लाई करिए, अप्रैल में लॉटरी रिजल्ट आएगा, अगर पास हो गए तब आप एप्लीकेशन डालिए, अक्टूबर में आपकी अप्रूवल आएगा, नेक्स्ट ईयर से आप जॉब ज्वाइन। तो जिसको 2026 में ज्वाइन जॉब करनी है, उसने मार्च में लॉटरी लगाई, ये इस साल के मार्च में। अब आप फिनलैंड में बैठे हैं, आपने एक एप्लीकेशन डाली लाइक नॉर्मल पर्सन, लॉयर के थ्रू डाल दी, आपका नाम है 80,000, 3 लाख से ज्यादा का नंबर होता है। इंडिया में आदमी ने बैठे 5, कईयों ने 50, कईयों ने 35 एप्लीकेशन पर पर्सन डाल दी। अब वो कौन उनको मोटिवेट कर रहा है? इट्स नॉट द क्लाइंट, इट्स द कंपनीज जो वहां बैठी हुई हैं, ये एक पूरा नेक्सस है। और मुझे लगता है इसका एक ऑडिट होना चाहिए। एक तो पब्लिक को गुमराह करने का तरीका है, सिस्टम को चीट करने का तरीका है, और खुद का पैसा कमाने का तरीका है। एंड इट इज इलीगल बाय द वे, ये लीगल नहीं है, ये सही तरीका एथिकली भी नहीं है। आप किसी को मतलब कैसे ऐसे कर सकते हैं, और ये नहीं तो इंडिया में। धीरज, एक चीज बताइए मुझे, क्या ये वहां पे जब डेटा एंट्री होती है तो उसमें एक ही नाम की 25 एप्लीकेशन वो पकड़ में नहीं आती क्या? सो दैट इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। मैं आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर, लेकिन मेरे खुद के जानवर लोगों ने ये किया है, डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट इनवाइट लेके वो लॉटरी में घुसते हैं, और फिर ये लॉयर्स बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, हैदराबाद में बहुत बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, जो इस काम के बड़ी मोटी रकम लेके आपको बोलते हैं हम आपके ऑड्स इंक्रीज करेंगे लॉटरी विनिंग के। और कहीं जगह तो ऐसी हो रही है कि ऑफर लेटर आ रहा है आपको, एंड द ऑफर लेटर की डेप्थ चेक करने का काम लॉटरी में नहीं लगता, लेकिन आपको ऑफर लेटर आ गया, अब आपकी लॉटरी लग गई, अब आप नया एप्लीकेशन सेट बना के भेजेंगे। सो माय पॉइंट इज दे आर ट्राइंग टू स्क्यू द सिस्टम, यही मार्को रूबियो ने बोला था, और ये गलत है। तो इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों से ये फिर बोलता हूं, आप अगर H1B की कतार में हैं, 100,000 देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गो बाय द बुक्स। अभी सरकार इज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, जो रूल्स हैं, जो कानून है, और किसी को चीट किए बगैर, कोई शॉर्टकट लिए बगैर सही तरीके से करें, आई एम श्योर अगर आपके ऑड्स अच्छे हैं तो देंगे। और तीसरी बात जो इसमें आ रही है H1 में, जो मैं वेलकम करता हूं बीइंग अ प्रोफेशनल, कि लॉटरी सिस्टम को हटाने की बात हो रही है। अब बात हो रही है कि हमने पहली बात 85,000 H1 दिया, उसमें से 60,000 को लॉटरी में दिया। अब वो जो लॉटरी है उसको हटा के क्या मैं एक मेरिट बेस्ड H1B ला सकता हूं, कि सपोज प्रोफेसर रैंक का आदमी है,
with 300,000 salary gets priority versus data entry software guy coming with 80,000 with bachelor's or master's. And mind you, वो education को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, एजुकेशन Okay. को और फील्ड्स को, जैसे एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर है फॉर एग्जांपल, या साइबर सिक्योरिटी है, लाइक कंसंट्रेटेड एनर्जी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई है। ऐसी ऐसी चीजों में अगर आप हैं और आपके पास मास्टर्स है, तो यू विल ट्रम्प अ पीएचडी इन साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल, बिकॉज द नीड इज ह्यूज। अगर आप सेमीकंडक्टर के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, स्मॉल सर्किट्स में स्पेशलाइज्ड हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप वर्चुअल रियलिटी के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको, तो देयर आर सम नेशनल इंटरेस्ट थिंग्स। और अमेरिका में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर, NIW, एक अलग ही कैटेगरी है। और डॉक्टर्स जो होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, उनको ये 85,000 कैप में नहीं रखा जाता। वो इसीलिए नहीं रखा जाता कि ये नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, हेल्थ केयर। तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में मुझे लगता है बहुत बड़ा रिवैम्प होगा, जिसपे कई सालों से बात हो रही है। इट्स नॉट ओनली ट्रम्प, पुरानी सरकारों ने भी बोला क्या हमें इसको, लेकिन ये बहुत ही टची एरिया था, आप जानते हैं इमिग्रेशन अमेरिका में, तो कोई इस चीते के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब ट्रम्प ने डाल दिया है एंड ही डजंट केयर। तो वो चाहते हैं कि सिस्टम को रिफॉर्मेशन मिले और उससे फायदा होगा। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने IIT से अगर आपने मास्टर्स कर लिया या PhD कर लिया, तो आपकी प्रायोरिटी कहीं ज्यादा होगी एक ऐसा बंदा जिसने बीटेक किया है और मे बी MBA किया हुआ है, यू आर PhD। सो ये जो सिस्टम भारत में भी आप देख रहे हैं कि IIT में मास्टर्स में घुसना आसान है, विच शुड बी द अदर वे अराउंड एज कंपेयर टू बैचलर्स, और वो MBA IIMs में चले, मतलब इट्स अ लिटरल पाथवे। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आई गेस इट्स अ कंट्री स्पेसिफिक थिंग। अगर आपके पास हाई एजुकेशन है, यू विल गेट अ ट्रम्प कार्ड। तो नेट ये हुआ कि H1B का अभी तो एक इमीडिएट रिलीफ कह सकते हैं आप, वो मिल गई है, लेकिन बहुत सारे पेच हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइट किए जाएंगे और इसका इम्पैक्ट आपको हमें देखने को मिलेगा। शायद यही रियलाइजेशन IT कंपनीज को है, इसलिए उनकी चिंताएं ज्यादा हैं। लेकिन अमेरिका में धीरज कई सारे और वीजाज दिए जाते हैं, जैसे L1 भी है, F1 है स्टूडेंट के लिए, EB1 के भी कई कैटेगरीज में दिए जाते हैं। क्या वहां भी कुछ स्क्रू टाइट करने की प्रोसेस में है? जी हाँ, देखिए, पहले तो एक उस पॉइंट पे खत्म कर लेते हैं जो हमने पहले बात की। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनको होगा, रिवैम्पिंग, जो स्टूडेंट्स हैं अभी, या जो इंडिया में प्रोफेशनल है और वो H1B में यहाँ पे जॉब पे आना चाहते हैं। अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं जिसके लिए 1 करोड़ या 80 लाख डजंट मैटर, देन यू हैव अ लग्जरी। लेकिन अगर आप मिड लेवल और अबव लेवल पे हैं, देन ऑल्सो इट डजंट मैटर। प्रॉब्लम उसके लिए आएगी जो इंडिया में इनिशियल लेवल की इंजीनियरिंग जॉब कर रहा है, नॉट वेरी हाई सीनियर, एंड ही वांट्स टू कम टू US, और उसके पास खुद भी पैसे नहीं है, तो उसे 100,000 के लिए कोई कंपनी विल नॉट गना इनवाइट। सो वो दिन चले गए। आप TCS में यहाँ काम किया, यहाँ आ गए, वो जंपिंग वाला काम खत्म। दूसरा उसके लिए है जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आया है अमेरिका में, एक सेमेस्टर के 40-50 हजार डॉलर एक साल के दे रहा है, 1 लाख का लोन लेके आया है एक एवरेज कॉलेज में, जो हमने पहले क्विकली समराइज, आईवी लीग्स कैटेगरी B, जिसके अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं अच्छे अच्छे, जैसे NYU इज कैटेगरी B, आई वुड से बॉस्टन कॉलेज हो गया, फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया हो गया, और जॉर्ज वॉशिंगटन, बड़े बड़े स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी मियामी, तो उनसे भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं, जहां पे यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे और आप इसलिए आ गए क्योंकि आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ रहा, इतना अच्छा स्कोर नहीं लाना पड़ रहा, आपकी एडमिशन मिल गई, यू जस्ट वांट टू कम टू अमेरिका एंड स्टडी, एंड देन यू थिंक यू विल स्विच द स्कूल, तो उनको 2 बारी सोचना चाहिए कि क्या एक एवरेज एजुकेशन अमेरिका से लेने के बाद मुझे 150,000 प्लस 100,000 की कोई जॉब सैलरी ऑफर करेगा, यस और नो? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और एक लास्ट पॉइंट की, अगर इसके ऊपर रिन्यूअल फीस के ऊपर भी कुछ हुआ, और मुझे नहीं लगता वो लुटविक ने जो व्हाइट हाउस के अंदर बोला था कि हम 100,000 हर ईयर लगाएंगे, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, आपने नोट किया, तो क्लियरली पूछा गया। तो द पॉइंट इज दिस, दैट इज इन देयर माइंड, दैट इज देयर। उसको अभी रिट्रैक किया गया, शायद बिकॉज अ लॉट ऑफ पुश फ्रॉम द सिलिकॉन वैली, फ्रॉम एनवीडिया, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम एप्पल, फॉर टाइम बीइंग। That's what, if you ask me, my own personal opinion, and don't quote me on that. I agree. There will be a renewal fees. It is coming. Definitely.
और एक लास्ट बात इसमें बताता हूं कि इसी के बाद आपने रिफ्लेक्स देखा कि चाइना ने K1 और यूके ने अपना वीजा फ्री कर दिया, लेकिन चाइना का K1 वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी है, तो इट्स नॉट गोना बी यूजफुल मच। अब इंडिया को सख्त जरूरत है कि अपने आप के अंदर एम्प्लॉयमेंट का एक हब बने, जिसपे काम हो, जिसमें अपने खुद की, क्योंकि अभी तक जो ये कंपनीज हैं आईटी की, ये ज्यादातर लेबर सप्लाई का काम। धीरज, वो उस वाले वीजा के बारे में बताइए जो L1, EB1 और F1 पे कुछ अगर प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट। सो देखिए, F1 एज ऑफ नाउ स्टूडेंट वीजा है, आराम से मिलता है, इट्स नॉट अ बिग डील। 185, आप बिलीव भी नहीं करेंगे, मतलब 16,000 से भी कम की अप्रोक्सीमेटली दैट फीस है। और L1 जिसको एक कंपनी बेस्ड वीजा बोलते हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है, जैसे TCS यहाँ से वहां, उसमें तकरीबन 185 बेस फीस है और 4,500 के करीब ऊपर से फीस आती है। ओवन एक और वीजा है जिसको बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, जिसमें आर्ट्स। आपको जान के हैरानी होगी, जब प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है वो यहाँ आई थी तो वो ओवन वीजा पे आई थी, और 185 फीस है। और EB1 के अंदर भी कैटेगरीज हैं, EB1 A B C, तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, और उनकी भी फीस तकरीबन 345 प्लस 700 फॉर I-40 पिटीशन, तो $1,000 के करीब है। मैं ये बात आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसको एक तरीके का स्क्यू देखा जाता है। मतलब अगर आपका H1 लैप्स कर रहा है तो आप O1 पे चले गए, फिर वापस आ गए, तो ये गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग इसको कैसे, देयर आर सम रियली डिजर्विंग पीपल, लेकिन देन कम्स पीपल हु आर स्किमिंग द सिस्टम, उसके ऊपर रोकथाम होगी। इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि अमेरिका में अगर आपको सेटल होना है, आना है, तो आपको एक सही राउट से आना पड़ेगा और अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। और अगर आपको लगता है कि आप अपने देश में बेटर कर सकते हैं, सो दिस में बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर समथिंग। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एक्सपेंसिव। अमेरिकन ड्रीम, जिसको गाड़ी बंगला हम लोग बोलते थे, वो इट्स वेरी फार। अभी मीडियनली 10 साल में भी एक आदमी घर नहीं अफोर्ड कर पा रहा आफ्टर वर्किंग। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। लास्ट ईयर का डाटा वाज 6 to 8 years, नाउ इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 years, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, हाउसिंग कॉस्ट हैज डबल्ड। हाउसिंग इन्फ्लेशन किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आ रही, बाइडेन के हाथ में नहीं आई, इनके हाथ में नहीं आई, क्योंकि हमारी एक तो लैंड को इन्होंने बड़े वो कानून लगा रखे हैं जिसको ट्रम्प हटाना चाहता है। टिम्बर के ऊपर टैरिफ लग गया जो कनाडा से आ रहा है, ये चाह रहे थे कि जंगल कटे हमें टिम्बर मिलेगा, अभी तक उस पर कुछ हो नहीं पाया। इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर रिपब्लिकन पार्टी, और वो जेन्युइनली इस पे काम करना, बार बार बोलते हैं हाउसिंग इन्फ्लेशन, आई वांट टू ब्रिंग डाउन द हाउसिंग। आप सुनिए, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड टू एन अमेरिकन ड्रीम, दैट्स फंडामेंट, दैट इज अ फंडामेंटल थिंग। जैसे ओनिंग अ गन, ओनिंग अ कार, ओनिंग लिबर्टी ऑफ स्पीच, owning your owning your own house, or freedom to go to any college or any university at any age। ये एक यहाँ की ब्यूटी है। आपको 50-50 साल में लोग मेडिकल स्कूल अप्लाई करते दिखेंगे, तो दिस इज, यू हैव टू गिव इट टू देम। बट माय पॉइंट इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगेन आई अपील टू द स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स कि अगर आप अमेरिका का प्लान रखते हैं तो एक स्टैंडर्ड पे आइए। अगर आपका बच्चा कॉलेज का एंट्रेंस क्रैक नहीं कर रहा, 1 साल और लगा के आईवी लीग में जाने की कोशिश करिए, बिकॉज देन दे विल ओपन द डोर्स फॉर यू इन US एज वेल एज गल्फ, एज वेल एज सिंगापुर, हांगकांग, इवन चाइना। बट अगर आप एक मीडियोकर या बिलो लेवल पे आएंगे तो उस एजुकेशन से आपका कन्वर्जन रेट इज वेरी डाइसी। होगा। आपके पास गन है क्या? देखिए, मैं आई एम वेरी फाउंड ऑफ शूटिंग, but I decided not to own a gun. I do it for once in few months for target practice. But मैं आपके साथ happy to share. You can buy an anti-tank gun right here without any license. You can walk in. You can buy AK-56. आप विश्वास करेंगे कितनी सस्ती है AK-56? Around $400. क्या बात कर रहे हैं, सही बताइए। हाँ, M15 is around $600. उनकी बुलेट्स का डब्बा आपको $20 का मिल जाएगा। और पर पर्सन, मैं आज ही एक इंडियन नेशनल टीवी पे इंटरव्यू पे था गन वायलेंस पे, तो आई हैव दिस स्टैट्स। पर अमेरिकन होल्ड्स 1.91 गन्स ओनली, अगर एडल्ट को उठाएं। हर एडल्ट अमेरिकन के पास 1.91, 2 गन्स हैं, और अगर आप बच्चों को भी इंक्लूड कर दीजिए तो 1.54। ओके, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई रिवॉल्वर लेना चाहे छोटी वाली, तो वो भी ले सकता है कि केवल बड़ी गन चाहिए? आप रिवॉल्वर लीजिए, आप स्नाइपर गन लीजिए, आप
AR-15 लीजिए, आप मशीन गन लीजिए, एंटी टैंक लीजिए, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट वापस भेजूंगा, डज नॉट मैटर, इट्स फ्रीडम। लेकिन दो इश्यूज हैं, कई हाँ, स्टेट्स के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए और कईयों में नहीं चाहिए, और दो अलग इश्यूज आते हैं। एक होता है कंसील्ड वेपन, मतलब आपने छुपाया हुआ है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। और अगर आपने ओपन रखा है कि पब्लिक देख रही है कि आपके पास गन है, कई स्टेट्स में उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। तो ये स्टेट टू स्टेट है, और ये बहुत ही टची एरिया है। आप देख रहे हैं गन वायलेंस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर, लेकिन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो पीपल वांट टू, दिस इज अ बिग डिबेट, ये बहुत बड़ा सो डिबेट है। धीरज, हमारी बातचीत से नेट नेट ये निकल के आ रहा है कि H1B की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं, रिन्यूअल फीस लग सकती है, क्योंकि रूबियो ने जो कहा बहुत सीरियस बात है, स्लिप ऑफ टंग नहीं था। प्लस एक सर्टेन लिमिट बनाई जा सकती है कि इससे कम वाले को H1B नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो बच्चे वहां पे आईवी लीग से नीचे के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले समय में ट्रबल हो सकती है, क्योंकि उनको वो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी जिसमें $1 लाख वो एडिशनल दे सके, ये प्रॉब्लम। और फिर जो दूसरे तरीके के वीजाज हैं, जो लोग बीच में एक तरीके से स्टॉपओवर की तरह यूज करते हैं, कि बीच में थोड़ी देर के लिए उसको ले लिया, उधर भी रूल थोड़े से स्ट्रिक्टर किए जाएंगे। तो नेट नेट ये है कि प्रॉब्लम्स थोड़े समय के लिए भी शांत हैं, खत्म नहीं हुई है, राइट? एक और चीज ओपीटी, जिसपे हमने अनफॉर्चुनेट लास्ट इंटरव्यू जो नहीं पब्लिश हुआ, उस पे भी बताया था कि जो 3 साल का नेट मिलता है, अगर आपने यहाँ मास्टर्स किया तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं। कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी डिस्कशन है कि उसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि वो ओपीटी के दौरान 3 साल आप कहीं पे भी जाके जॉब्स ढूंढ सकते हैं। मे बी यू डोंट डू एनीथिंग फॉर 2.5 years, इन 6 months में आप जॉब ढूंढ, तो उसकी आंसरेबिलिटी होना, उसके लिए शायद उसको 3 की जगह 1 साल कर देंगे, 2 कर। तो मेरा पॉइंट ये है बार बार, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, अगेन बी वेरी केयरफुल, आप कौन से कॉलेज जा रहे हैं, कौन सी फील्ड में जा रहे हैं। जो एआई जैसे हमारा फील्ड है, तो डिसरप्ट कितना हो रहा है वो फील्ड, जॉब्स वैसे ही जा रही हैं। तो प्लीज लुक इनटू, और अगर हो सके तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप तो फाइनेंस के हैं, दैट विल गिव यू द बेस्ट इवन इन इंडिया। ओके, सो कुल मिला के ये है कि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, मुश्किलें बनी हुई हैं। और आगे चूंकि ट्रम्प साहब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें एक सेंस मिलता है आपसे बात करके कि वहां चल क्या रहा है, तो इससे प्रियम्प्ट करना आसान हो जाता है। यहाँ इंडिया में बैठ के ऐसा लगता है कि ट्रम्प कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा दरअसल है नहीं। वहां अगर आप डीपली वहां की पॉलिटिक्स को पढ़ें या वहां की चीजों को समझें, तो वो सब चीजें वहां कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रही। हमको लगता है कि अचानक से कुछ करते हैं, दरअसल अचानक नहीं होता, वो मैं वहां पे प्रोसेस में है, आपके शो राइट? पे एक छोटा सा माइक्रो बॉम्ब रिलीज करता हूँ अगेन। वो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दैट अबाउट ट्रम्प, ही इज अ नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिशियन। वो कंट्री को कंपनी के जैसे रन करते हैं, एंड ही डज नॉट केयर लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सीईओज नहीं केयर करते कि कैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाऊं, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊं। अभी एक नई चीज है जो मैं, आई एम एन इन्वेस्टर, सो प्लीज डोंट, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च, ब्ला ब्ला ब्ला। क्वांटम कंप्यूटिंग, मैंने आपके शो पे पहले भी बात बताई थी। क्वांटम कंप्यूटिंग is a company called IonQ, again not an investment advice, that has 10x within a year। आप देख सकते हैं जो गोल्डन डोम है जो ट्रम्प बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 1000 जॉब्स को जनरेट करेगी। रिसेंटली अभी उनकी बात हुई है। और क्वांटम इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड समझ रहे हैं, तो क्वांटम इंटरनेट इज एटलीस्ट 1 लाख किलोमीटर पर आवर। जब क्वांटम कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम होगा, तो ये जो एनवीडियाज की हम चिप्स देखते हैं, अगर आपको एक फुटबॉल ग्राउंड की चिप्स लगा के जितनी प्रोसेसिंग पावर मिलेगी, उतना 4 रेफ्रिजरेटर स्पेस दे देगा, उसके इक्वलेंट है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज द नेक्स्ट थिंग। एनवीडिया के सीईओ ने भी बोला था इट्स 10-20 ईयर्स अहेड, अब वो अपनी बात रिट्रैक्ट कर चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इज कमिंग। हमारा जो गोल्डन डोम है उसको, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है। क्वांटम कंप्यूटिंग एज एन इंडस्ट्री इज फिनोमिनल। अगर मैं एक 17-16 ईयर ओल्ड होता और मुझे आईटी में इंटरेस्ट होता, आई वुड 100% लुक इनटू क्वांटम कंप्यूटिंग एज एन ऑप्शन। आप उसको स्टडी करिए, ये फ्यूचर है। और क्वांटम इंटरनेट इज कमिंग। जिस दिन वो चीजें ओके, आएंगी, हमारी प्रोसेसिंग पावर इतनी बढ़ेगी। अभी ये समझाना फोन पे भी कम है, लेकिन ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये खबर आपको आज से 4-5 महीने के बाद दिखने लगेगी। क्योंकि जो लोग अमेरिकन यस, मार्केट फॉलो करते हैं, उनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं।
लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस के, आप लोग एक केस स्टडी के जैसे इस कंपनी को स्टडी करिए, IONQ और QUBT, देखिए कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या ऑर्डर्स हैं, कहां पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जा रही है. इट्स फिनोमिनल. फ्यूचर इज डाटा स्टोरेज, क्लाउड प्रोसेसिंग, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर स्पेस, एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रिसिशन लेजर गाइडेड वेपनरी. ये जो एरियाज हैं, इसके अंदर बहुत यही हायरिंग, सब है। बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है अमेरिका में. इफ यू आर अ यंग तो ग्रेजुएट इन दिस एरिया, यू विल इजीली लैंड अ बिल्कुल, जॉब. और AI तो की आपको पता है इसी $100 मिलियन स्टार्टिंग पैकेजेस की भी जॉब्स पीछे रिलीज हुई थी. सो बहुत बड़ी-बड़ी होंगी ये भी तो, चूँकि वही एरिया है जहाँ पे ग्रोथ है और वही एरिया जो फ्यूचर है, तो लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो धीरज आज 100 बिलियन डॉलर एनवीडिया ने इन्वेस्ट किया है ओपन एआई में. यू नो अबाउट दिस. करेक्ट, $100 बिलियन। मैंने कल अपने मॉर्निंग शो में बोला भी था कि $100 बिलियन आप सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है, उन्होंने ओपन आई में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉमिस किया. इट्स आज वेरी वेरी आज से बिग 10 साल पहले जो 100 बिलियन था, अब ट्रिलियन है. एक्चुअली. सो दीज आर द थिंग्स वी शुड कंसीडर. और हम लोगों ने काफी बातचीत की. धीरज, थैंक यू सो मच. और ऐसे ही कोई और नया इश्यू आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अंत में फिर यही कहूंगा कि प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में गई है, खत्म नहीं हुई है, इसलिए बहुत बेफिक्री की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच धीरज. हम लोग फिर जुड़ते हैं और फिर किसी दिन और किसी एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे. थैंक थैंक यू यू सो सो मच.